नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग मुगल वंश में बाबर का आज शेष जीवन पर चर्चाएं करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बाबर स्टार्ट किया था, मुगल वंश के साथ पहला शासक बाबर पर चर्चाएं शुरू की थी और देखा था किस तरह फरजाना के एक छोटे से शासक बाबर काबुल की गद्दी पर बैठता है और फिर भारत पर अटैक करता है। 5 बार भारत पर अटैक करता है। उसके बाद पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। शुरुआत से हम लोगों ने चर्चा की थी, एक एक पॉइंट पर डीपली चर्चा करते हुए देखा था। आज हम लोग बाबर के पानीपत के वार के बाद जो स्थिति पैदा होती है उन पे, उसके बाद एक नया बैकग्राउंड, एक नए युद्ध का बैकग्राउंड सेट होने लगता है। राणा सांगा का खानवा के युद्ध के बैकग्राउंड हम लोगों ने चर्चा भी लास्ट टाइम कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग खानवा का युद्ध, घाघरा चंदेरी का वार ऑफ चंदेरी, वार ऑफ घाघरा, उसके बाद बाबर की मृत्यु कैसे होती है उसके बारे में कहानी भी बताई जाती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट स्लाइड में हम लोग बाबर के जीवन की समराइज तौर पर देखेंगे कि क्या क्या उसके प्लस पॉइंट्स थे, क्या क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू था लाइफ के प्रति, भारतीयों के प्रति क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कि कौन सी उसने रचनाएं करी थी, उन सभी पॉइंट्स ऑफ व्यू पर चर्चा करेंगे। तो इतिहास में बाबर को किस लिए याद किया जाता है, क्या स्थान प्राप्त है, इन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस संबंधी विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री और भारतीय संविधान मैंने कंप्लीट करा दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता दिया था, पानीपत के युद्ध के बाद अफगान्स इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी के पॉलिसीज क्या थी सभी को जानते हैं कि जैसे पहले बेलोर लोदी था, फिर उसके बाद सिकंदर लोदी ने लोदी वंश को थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन इब्राहिम लोदी के आने के बाद लोदीज काफ़ी थोड़ा सा कहा जाए डिस्करेज हो गए थे, अपने आप में हो गए थे, और वो खुद ही इब्राहिम लोदी का अगेंस्ट, उसकी इब्राहिम लोदी के जो अमीर थे, दरबारी थे, सैनिक थे, वो खुद ही इब्राहिम लोदी के पॉलिसी से खुश नहीं थे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए बाबर एक अच्छी वॉर की टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए एक 12 से 20 हज़ार की सेना लेकर, लगभग कहा जाता है, बाबर ने तो अपनी बाबर रामायण लिखा है लगभग 1 लाख सैनिक थे, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं लगभग 40 हज़ार के आसपास सैनिक थे इब्राहिम लोदी की सेना में। लेकिन फिर भी 3 से 4 घंटे में युद्ध करता है और इब्राहिम लोदी पहला मध्यकाल का पहला योद्धा होता है जो युद्ध करते हुए युद्ध के ही क्षेत्र पर मारा जाता है। उसके बाद बाबर सत्ता संभाल लेता है, लेकिन इसके बाद स्थितियाँ क्या होती हैं कि खजाना लुटा देता है, लेकिन लोगों का कहा जाए हमदर्दी नहीं प्राप्त कर पाता है। अफगान्स इसलिए विरोध में आ जाते। देखिए, अफगान की एक पॉलिसी समझ लीजिए, अफगान्स विरोध में क्यों आ रहे हैं, भारत में जितने भी अफगान सरदार हैं वो विरोध में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोदीज को अपना जो नेता था वो चुनते थे फर्स्ट एमंग इक्वल्स, मतलब वो इस तरह नहीं कि एक वंश का एक हायरची चल रही है, उसी का राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता था। वो एक तरह से अपने में से किसी एक को राजा चुन लेते थे। तो इब्राहिम लोदी जो मारा गया, इससे क्या हुआ कि सभी अफगानों में असंतोष फैल गया, सभी अफगान अब विद्रोह करने लगे। कारण ये भी इतिहासकार लिखते हैं कि अफगानिस्तान में बाबर की, इसीलिए इतिहास में अफगानिस्तान या अपनी मातृभूमि में इसका विशेष इतिहास स्थान इसीलिए नहीं है क्योंकि इसने भारत में अफगानियों को मारा था। चलो वो पॉइंट ऑफ व्यू हटाते हैं, इंडिया में ही आते हैं। तो इब्राहिम लोदी को जब बाबर ने मार दिया था, उससे पूरे देश में अफगानों में विद्रोह छिड़ गया था बाबर के अगेंस्ट। और बाबर ने मैत्रीपूर्ण नीति अपना के कुछ को तो अपने फेवर मिला ले, लेकिन कुछ नहीं मिल पाए। कुछ अफगानों ने बाबर की मैत्रीपूर्ण संधि को अस्वीकार कर दिया। उससे एक नया युद्ध की बैकग्राउंड बनने लगा। लेकिन साथ ही साथ पैरेलल में एक और कंडीशन चल रही थी, राणा सांगा, राजपूतों का गौरव, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के पौत्र राणा सांगा। तो ये भी युद्ध की बैकग्राउंड में बन रहे थे, इनका भी बैकग्राउंड बना था। और बैकग्राउंड कैसे बना था मैंने बता भी दिया था कि राणा सांगा जो समझ रहे थे कि भारत में बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करेगा और लूट लाट के चला जाएगा। लेकिन एशिया अभी तक, क्योंकि राणा सांगा ने जो देखा था, जितने भी एशियाई लुटेरे आते थे वो भारत में आते थे, लूट लाट के चले जाते थे, लूट लेते थे और चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर बाबर की कंडीशन दूसरी हो गई। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर यहाँ पे स्थायित्व की सोचने लगा था, भारत यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने के फिराक में लगा था।
इससे राणा सांगा पे भी विरोध उत्पन्न होने लगा। इसीलिए दोनों देखिए, एक तरफ अफगान और एक तरफ राणा सांगा, दोनों बाबर के अगेंस्ट आ रहे थे, क्योंकि अब बाबर के सबसे बड़ी दिक्कत अफगान ना होगा कि राणा सांगा थे, क्योंकि राणा सांगा एक बार इब्राहिम लोदी को हरा भी चुका था और उसकी सेना भी काफी थी और राणा सांगा का इतिहास भी काफी पावरफुल रहा है। तो माथे पर शिकन बाबर के आ चुकी थी, क्योंकि अगर राणा सांगा को जब तक नहीं हराएंगे तब तक भारत में एक काजा अपना साम्राज्य एम्पायर एस्टैब्लिश करना एक नामुमकिन जैसा है। तो अब आज हम लोग राणा सांगा से ही राणा सांगा से ही स्टार्ट करेंगे। क्या कारण थे राणा सांगा का? पहला कारण तो मैंने बता दिया, जो बाबर सोच रहे थे, बाबर के विषय में सोच रहे थे कि बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरा कारण क्या था, उन सब पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। अफगानों का क्या रोल होता है राजपूतों के साथ, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मेदिनी राय आते, चंदेरी का युद्ध होता है। देन उसके बाद अफगान का फाइनल वॉर होता है, वॉर ऑफ घाघरा। जल और थल पे लड़ा जाने वाला एकमात्र ये मध्यकाल का पहला युद्ध होता है, एकमात्र युद्ध भी कह सकते हैं। उसके बाद बाबर की मृत्यु होती है। किस तरह मृत्यु? 47 साल की अवस्था में मर जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वॉर ऑफ खानवा। सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वॉर ऑफ खानवा। ओके, थोड़ा सा शोर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। खानवा का युद्ध पहले समरी तौर पर देख लेते हैं। ये मार्च 1527 को लड़ा गया था। मार्च खानवा राजस्थान में एक जगह का नाम है। तो वहां पे राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। राणा सांगा की लगभग सेना 2 लाख थी और बाबर के पास लगभग 20,000 के आसपास सेना थी। फिर भी बाबर जीता था और राणा सांगा हार गया था। लगभग 8 से 10 घंटे युद्ध चला था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको 20 घंटे बताते हैं, लेकिन 20 घंटे नहीं, इसे 8 से 10 घंटे चला था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कारण क्या बन रहे थे इस युद्ध के? पहला जो कारण मैं बताने जा रहा हूं उसके बारे में इतिहास का कुछ एग्री भी होते हैं और कुछ डिसएग्री भी होते हैं। पहला कारण यह था कि जब राणा सांगा ने बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट इनवाइट किया था, तो उसने ये प्रॉमिस भी किया था कि यदि बाबर जब भारत में आएगा इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट तो मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन राणा सांगा ने बाबर की मदद नहीं की थी, इसीलिए बाबर ने उस पर अविश्वास जताया था। अविश्वास का अभियोग क्या कहते हैं? अभियोग क्या था? अविश्वास का। लेकिन राणा सांगा का क्या मानना है कि हमारी डील ये हुई थी कि बाबर जब भारत में आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, उसके बाद कालपी, धौलपुर और बयाना तीनों जगह राणा सांगा को देगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया और उस पर स्वयं अधिकार कर लिया। तो इस आधार पर कहा था, कौन सी जगह थी? कालपी, धौलपुर और बयाना। कालपी, धौलपुर और बयाना 3 जगह ऐसी थी जिस पे राणा सांगा का कहना है कि बाबर ये हमको देता, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, इस पर खुद अधिकार कर लिया। तो इस आधार पर बाबर ने झूठ बोला था, क्योंकि बाबर राणा सांगा को कहते झूठ बोला क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की, और राणा सांगा बाबर को कहते कि उसने झूठ बोला क्योंकि ये जगह हमको नहीं दी। इस आधार पर युद्ध के परिप्रेक्ष्य बनने लगा। दूसरा कारण क्या था? उनका राणा सांगा का मानना था कि बाबर आएगा और लूट के चला जाएगा, लेकिन नहीं लूटा। और तीसरा कारण ये बताया गया कि जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो सारे अफगान्स बाबर के विरोध में आ गए, लेकिन बाबर ने एक कूटनीतिक रूल प्ले किया था। एक बार जब लास्ट में कैरेक्टर स्केच करेंगे तो देखेंगे बाबर राणा सांगा से भी ज्यादा कूटनीतिक रूप में, इसकी जो डिप्लोमेसी थी काफी अच्छी थी। उसने मैत्रीपूर्ण नीति अपना के ज्यादातर अफगानों को अपने फेवर में ले लिया था, लेकिन अभी भी कुछ अफगान ऐसे थे जो उसके फेवर में नहीं आए थे, तो वो राणा सांगा की मदद करने लगे। तो यहां देखिए अफगान और राणा सांगा मिल रहे हैं, अफगान और राणा सांगा मिल गए, दोनों की सेना मर्ज हो गई। अब ये तीनों मतलब अफगान गए थे राणा सांगा से मदद मांगने कि आप बाबर के अगेंस्ट अटैक करिए, बाबर को हराइए। तो अब देखो 3 कारण बन गए थे, एक ये अविश्वास प्रस्ताव और लूट करने, अब वो बाबर स्थायी होने जा रहा था, और दूसरा अफगान राणा सांगा से मदद मांगने गए थे। इन तीनों कारणों से बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध की स्थिति यहां पे क्रिएट हो रही है। जस्ट ए मिनट। राणा सांगा के सामने 3 कारण हो गए थे बाबर से युद्ध करने के लिए। लेकिन और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, देखिए पानीपत की जब लड़ाई हुई थी तो यहां बयाना इसका नाम है, बयाना में यहां पर बाबर ने अपने सेनापति नियुक्त कर रखे थे। तो सबसे पहले राणा सांगा जब निकलता है
क्योंकि राणा सांगा के सामने इस समय लगभग 2 लाख लोगों की सेना आ चुकी है, क्योंकि लगभग 107 अफगान और लगभग 40 राजपूत शासक, ये सब इसके पास मदद के लिए हो गए। तो ऐसी बात नहीं है कि बाबर भी अपोजिट में खाली बैठा है। बाबर के पास भी धौलपुर, ग्वालियर, बयाना, यहाँ के कुछ राजपूत शासक थे, वहां वो उसके भी मदद के लिए पहुंच गए थे। ठीक है, तो क्या यही कुछ कारण होंगे जो लास्ट में राणा सांगा की हार के कारण बनेंगे, उन सब अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, राणा सांगा सबसे पहले अपनी सेना लेके निकलता है और बयाना पे अटैक करता है। बयाना पे अटैक करता है और अपनी ताकत का नमूना पेश करता है, जितने भी ये यहाँ पे मुगल सोते सबको मार मार के भगाता है और पूरी तरह बयाना पे अपना अधिकार समृद्ध कर लेता है। लेकिन जिस तरह एक पक्षी रूप से एक तरफा मैच में राणा सांगा जीतता है, उससे बाबर के सैनिक बहुत ही हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो कहते हैं हम राणा सांगा को हरा ही नहीं सकते। तो जब सैनिक हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, वो कहते हैं हम तो राणा सांगा को कभी हरा ही नहीं सकते, इतनी वो अचानक से अटैक की, इतनी बुरी तरह हमको बयाना में हरा दिया कि साफ सुपड़ा साफ कर दिया, है ना। तो एक तो सेना हतोत्साहित होती है, दूसरी क्या होती है, बाबर का एक नामी फकीर होता है जिसका नाम होता है शरीफ नाम होता है। इसने एक भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में, राणा सांगा से युद्ध में बाबर जीतेगा नहीं। तब और हतोत्साहित हो जाते हैं, सब कोई कुल मिला के हतोत्साहित होते हैं। अब इसमें क्या परिणाम होता है, मैंने कहा था, याद रखिएगा, बाबर के एक तरफ तैमूर और दूसरा तरफ चंगेज खान, इनका खून उसके रगों में दौड़ रहा है, ऐसे हार नहीं मानेगा। तब बाबर ने क्या कहा, बिल्कुल जैसे एक आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, इग्निंग फर्स्ट पार्ट 1 में, तो जब युद्ध सेना हारने लगती है तो अचानक से जो मेन हीरो होता है वो एक अच्छी स्पीच, इंकरेजमेंट वाली स्पीच देता है। तो वैसे ही बाबर ने भी यहाँ किया, एक अच्छी सी स्पीच दी। बाबर ने अपनी सेना को बहुत ही इंकरेजमेंट वाली स्पीच दी, और याद रखिएगा इसमें उसने जिहाद का नारा दिया। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर ने भारत में सबसे पहले किस युद्ध, किसके अगेंस्ट जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया था। उसने कहा था कि राणा सांगा काफिरों के अगेंस्ट युद्ध करना, अंतिम सांस तक युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने सैनिकों से कहा था कि काफिरों के अगेंस्ट अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और लड़ना। और जिहाद का नारा भी दिया था, एक अच्छी सी स्पीच दी थी। ठीक है, और क्या कहा था, शराब को पूरी तरह बंद कर दिया। कहते हैं मैं जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा, अगर मैं युद्ध जीत चाहता हूं तो जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा। एक तो कहा जाए, ये तो एक मैनिपुलेशन था, अपनी सेना को मैनिपुलेट करने के लिए। शराब नहीं पीऊंगा, साथ ही साथ जितने शराब के बर्तन थे उनको तुड़वा दिए और जो शेष शराब थी उसको फेंकवा दिया। ऐसा बोला कि जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा। और फिर उससे क्या किया उसने, एक तमगा, एक कर था, तमगा कर था, उसका व्यापारिक कर था, उसको बंद कर दिया। करे इससे अब हमारे सैनिक सब मुक्त होंगे, हमारे सैनिकों को व्यापारिक कर नहीं देना पड़ेगा, तमगा पर। इससे क्या हुआ, जो बाबर की पूरी सेना, जितने भी लोग थे वो काफी उत्साहित हो गए। अचानक से अपने से जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी, इतने जैसे इंकरेज होगा, बाबर के फेवर में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अब इसने क्या किया, बाबर ने इसी अवसर का फायदा उठाया और सभी सैनिकों को कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलवाई कि आप अंतिम सांस तक काफिरों के अगेंस्ट युद्ध करते रहेंगे। अब देखिए, अचानक से सेना फिर से इंकरेज हो गई, फिर से रिजनरेट हो गई, और अब हुई राणा सांगा और वर्सेस बाबर की लड़ाई। राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई। अब देखिए, बाबर के पास सेना लगभग 20 से 22-30 हजार सेना है और इनके पास है 2 लाख। क्यों? क्योंकि इसके पास लगभग 107 अफगान सरदार हैं, 40 राजपूत शासक भी आ चुके हैं। उधर बाबर के साथ में कुछ बहुत है, लेकिन इतनी उसकी सेना डेवलप नहीं हो पाई है। अब देखिए, खानवा के मैदान पे दोनों आमने सामने आ जाते हैं। स्थिति और होती है खानवा के मैदान पे, ये लगभग मार्च 1527 की बात है। तो इसमें आते हैं दोनों लोग आमने सामने। अब देखिए, बाबर ने सभी वो टेक्निक्स अपनाई थी जो वो अभी तक पानीपत के युद्ध में अपना रहा था, क्योंकि बाबर अच्छी तरह जानता था कि राणा सांगा से ऐसे नॉर्मली जीत नहीं सकते, लेकिन उसने इस बार एक नई टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस किया। वैसे इंट्रोड्यूस तो उसने कर लिया था, लेकिन इस बार उसको बहुत ही प्रोफेशनली, उसने परफेक्टली उसको परफॉर्म किया। पहले तो तुलगमा नीति, जो रिजर्व में पीछे सवार करते हैं, ठीक है। दूसरी नीति थी
उस्मानी नीति, मतलब तोपों को अरेंज करके। इस बार क्या किया कि तोपों के बीच में जो उनके बुलेट्स होते थे, जो बैलगाड़ियां होती थी, उनके बीच में तोपों को तो अरेंज किया था, साथ ही साथ एक बार उनके बीच में जो स्पेस था उसमें धनुर्धर भी अरेंज कर रखे थे कि आप पहचान नहीं पाए कि तोप से अटैक हो रहा है कि तीर आ रहे हैं। फिर तीसरी बार सबसे आगे उसने जासूस इंट्रोड्यूस कर दिया कि राणा सांगा की सेना कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर सेंट्रल में बाबर बैठा था, धनुर्धर तोप थी। अब देखिए तोपों से उसको क्या फायदा हुआ, ये पॉइंट नहीं है, इसको हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। अब दोनों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध लगभग 8 से 10 घंटे चलता है। राणा सांगा बहुत ही अचेत अवस्था में पहुंच जाते हैं और कहा जाए उनके जो स्वामी भक्त सैनिक होते हैं वे सभी उनको अचेतावस्था में उनको उठा के ले जाते हैं बाहर, और यहीं पर बाबर विजयी होता है। बाबर अचेतावस्था में वो युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं उनके स्वामी भक्त, और बाबर यहाँ पे विजयी घोषित होता है और साथ ही साथ गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का विनाशक, गाजी की उपाधि भी धारण करता है बाबर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे राणा सांगा कुल मिला के पराजित हो गए और बाबर विजय हुआ। अब दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं कि बाबर को क्या मिलता है और राणा सांगा को क्या मिलता है, राणा सांगा हार क्यों गए। ठीक है, सबसे पहले देखिए बाबर को क्या मिला। बाबर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाबर को अब यहां पे एक तरह से जो पानीपत के युद्ध में जो लड़ाई का बेस पड़ा था, अब उसके जीवन में जो भारत में स्थायित्व आ गया। ठीक है, स्टेबिलिटी मिल गई, उसे स्टेबिलिटी मिल गई। और साथ ही साथ जो अब वो काबुल की तरफ जो बार बार जाने की कोशिश कर रहा था ना, वो काबुल को हटा के उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमको भारत में रहना है, क्योंकि मेन उसके रास्ते का पत्थर थे राणा सांगा और वो अब हट चुके थे। तो कुल मिला के अब उसे भारत में अंपायरिज्म का रास्ता खुल गया था, भारत में साम्राज्य विस्तृत करने का रास्ता यहां से खुल गया उसके सामने। ठीक है, लेकिन अब और आगे देखते हैं राणा सांगा हारे क्यों। अब देखिए इसके कारण देखिए, पहली बात राणा सांगा क्यों हारे, इसमें तो उनकी स्वयं की गलती रही। स्वयं की गलती क्या रही, कुछ उनकी सेना संगठन में कमियां रही। उनकी सेना संगठन में कमी नहीं रही, क्योंकि देखिए राजपूत राजा भी आ गए, 107 जो अफगान आ गए, इनकी जो युद्ध लड़ने की टेक्निक्स थी वो दूसरी थी और राजपूतों के युद्ध लड़ने की टेक्निक्स दूसरी थी। तो पूरी सेना 2 लाख की सेना में ये कोऑर्डिनेशन नहीं सेट कर पाए और सेना को कंट्रोल नहीं कर पाए पूरी तरह। लेकिन बाबर के पास सेना लिमिटेड थी और सब के सब एक से बढ़ के एक अपने सेक्टर के स्किलफुल एंड परफेक्टली डील करने वाले सैनिक थे, और इनके पास अफगान तो अलग थे, साथ में इतनी बड़ी सेना थी जिसको पूरी तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरी क्या थी, इनके पास जो थे, देखिए यहाँ पे जो सिकंदर लोदी का लड़का था, 107 अफगान थे, सिकंदर लोदी में महमूद लोदी वो भी इसमें आया था, उसने भी मदद मांगी थी। ठीक है, दूसरा कारण क्या आता है कि कुछ राजपूत युद्ध के दौरान ही कुछ राजपूत राजा बगावत कर देते हैं, युद्ध के दौरान कुछ राजपूत राजा बगावत कर देते हैं, जिसके कारण ये मात खा जाते हैं। तीसरा क्या था, सबसे बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पे तोपों ने रोल प्ले किया, क्योंकि देखिए तोप नुकसान तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ शोर कर रहे थे, शोर करने से जानवर भड़क जाते थे और अपनी रास्ता साफ कर देते थे। और सबसे बड़ी बात, तोपों और गन पाउडर से राणा सांगा कभी देखा ही नहीं था ये क्या टेक्निक है, तो इसके कारण वो और भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो मेन कारण ये कहा जाए कि सेना का कोऑर्डिनेशन था, जिसके कारण राणा सांगा मात खा जाते हैं। 1528 में जब 1527 को यहाँ से उनके स्वामी भक्त कुछ लोग ले जाते हैं, 1528 में कहा जाता है कि इन्हीं की सेना के किसी आदमी ने इनको जहर दे दिया, जिस कारण ये सदा के लिए सो गए। 1528 में राणा सांगा की जीवन समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए बाबर को स्टेबिलिटी मिल चुकी है, उसको अब भारत में किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि जिसका डर था वो तो अब सदा के लिए सो चुका है। तो अब यहां पे एक परिणाम हुआ, जो अफगान्स एंड राजपूतों में जो यहाँ पे एक कहा जाए संगठन बना था, ये भी ब्रेक हो गया। ये जो संगठन बना था अब यहाँ पे फिर से ब्रेक हो गया। अब अफगान अलग हो गए और राजपूत अलग हो गए, और अब जब अलग हो गए तो बाबर ये समझता था कि इन दोनों को अब हराना और आसान है। ठीक है, तो राजपूत सबसे पहले आए यहाँ पे मेदिनी राय।
कह रहे अब इनको पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। तो अब जो नई लड़ाई होती है वो होती है मेदिनी राय से, वॉर ऑफ चंदेरी, वॉर ऑफ चंदेरी। ये होती है जनवरी 1528 में। किसके बीच होती है? चंदेरी, मेदिनी राय। मेदिनी राय जो मालवा का शासक है, एक राजपूत है, उसने राणा सांगा की मदद भी की थी। मेदिनी राय मालवा का शासक है और वर्सेस बाबर के बीच में हुई थी। ठीक है, ये चंदेरी नामक जगह पर हुई थी, जो बुंदेलखंड की सीमा के आसपास है, कहीं पे भोपाल के पास, बुंदेलखंड सीमा के, बुंदेलखंड भोपाल के आसपास का क्षेत्र है चंदेरी, वहां पर इसकी लड़ाई हुई थी। अब देखिए, पहले तो बाबर ने इसके विरुद्ध डिप्लोमेसी की, इससे कहा कि हमको शमशाबाद मांगा कि हमको शमशाबाद दे दो, हम युद्ध आपसे नहीं करेंगे। लेकिन उसने मेदिनी राय ने मना कर दिया, क्योंकि ये भी एक राजपूत था, मना कर दिया। और दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, क्योंकि अब बाबर यही सोच रहा था कि किसी भी तरह अफगान और राजपूत का जो संगठन टूट गया है, अब इसको पूरी तरह समूल नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो राजपूत की बहादुरी, वीरता से बाबर भलीभांति परिचित था कि यदि अगर एक बार ये संगठित हो गए तो इनको हराना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसने मेदिनी राय में 1528 में इसका लड़ाई होती है, जिसमें मेदिनी राय हार जाता है। मेदिनी राय हारता, क्योंकि अब देखिए बाबर की सेना धीरे धीरे बढ़ ही रही, जैसे जैसे युद्ध जीतता जा रहा है उसकी सेना डेवलप करती जा रही है। मेदिनी राय हार जाता है और बाबर को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो इसका अधिकार वो कहा जाता है कि मेदिनी राय की जितनी भी रानियाँ थीं, जितनी स्त्रियाँ थीं, उन्होंने जौहर कर लिया था। और मेदिनी राय की 2 पुत्रियाँ थीं, जिसको एक को हुमायूं को, दूसरे के साथ कामरान को, क्योंकि बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल, 4 बेटे थे बाबर की। तो एक को हुमायूं को, दूसरे को कामरान के पुत्रियों से उसका विवाह करवा दिया था। ठीक है, मेदिनी राय, यहाँ से मेदिनी राय खत्म हो जाता। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक चौथा कारण यहाँ पे ये भी बताया जाता है इतिहासकार, क्योंकि देखिए ये उत्तर भारत की स्थितियां चल रही थी दिल्ली सल्तनत के आसपास। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं था राणा सांगा का। ठीक है, उत्तर में क्या चल रहा है, ये विजयनगर से, अगर कृष्णदेव राय यहाँ पर धोखे से आ जाते तो बाबर को बचने की जगह ना मिलती, लेकिन कृष्णदेव राय का कोई लेना देना ही नहीं था यहाँ से। इस कारण ये स्थिति राणा सांगा के फेवर में नहीं जा पाई। ओके, अब मेदिनी राय यहाँ पर होते हैं, मेदिनी राय हार जाते हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे मालवा पर भी बाबर का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपने देखा कि काबुल का भगाया हुआ सैनिक का एक छोटा सा राजा भारत में आके एक छोटी सी इब्राहिम लोदी घोड़ा के पानीपत के युद्ध में लगा के राणा सांगा को एक मील का पत्थर जीत लेता है, किसी तरह साम दाम दंड किसी तरह जीत लिया उसने। और उसके बाद अब धीरे धीरे अपने क्षेत्र को डेवलप करेगा। डेवलप क्या करेगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक है वॉर ऑफ घाघरा। उसके बनने के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बारे में उसकी क्या चर्चाएं थी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। उसके आगे बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी, एक बेस बना, उसके बाद राजा राणा सांगा को हराया, तो उसके जो जीवन में अस्थिरता बढ़ रही थी वो स्थिरता आ गई। अब उसने पूरा डिसाइड कर लिया कि पैकिंग के यहीं पे टेंट झंडा हम गाड़ेंगे और यहीं पर राज करेंगे। उसके बाद राजपूतों की शक्ति को समूल नाश करने के लिए उसने मेदिनी राय को हराया, और अभी अफगान जो अभी भी विद्रोह कर रहे थे उसका समूल नाश करने के लिए उसने क्या किया, लास्ट सबसे अपने जीवन का लास्ट वॉर लड़ा था, वॉर ऑफ घाघरा। ये लड़ा गया था मई 1529 को। किसके बीच हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। क्यों, अब देखो इसमें एक शासक का नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अफगान का कोई पर्टिकुलर शासक नहीं होता था, वो सिर्फ अपने में ही, अपने से बीच में ही से एक शासक कोई चुन लेते, एक सरदार चुन लेते थे। ओके, तो ये लड़ा गया बाबर और वर्सेस अफगान के बीच में। ठीक है, अब देखिए अफगान इतने टाइम तक चल कैसे रहे थे, कि जब इनका कोई शासक नहीं था तो इनकी जो मदद कर रहा था वो बंगाल शासक नुसरत शाह मदद कर रहा था, जो कि एक खुद अफगान भी था। बंगाल शासक नुसरत शाह मदद कर रहा था, जो कि बाबर का मित्र भी था। ठीक है, कई बार बाबर ने समझाया कि अफगानों की मदद मत करो, लेकिन वो दबे पांव पीछे बैक डोर से मदद कर रहा था। एट लास्ट बाबर और इनके बीच युद्ध होता है घाघरा नामक नदी के तट पर। घाघरा नामक नदी के तट पर युद्ध होता है। ठीक है, और जिसमें अफगान हार जाते हैं। ये एकमात्र पहला युद्ध होता है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया, जल और थल दोनों पे लड़ा गया। ठीक है,
पूछा जाता है इनमें से कौन सा युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ गया। अब इसके बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है इस बार का कि अफगानों की शक्ति पूरी तरह से भारत से खत्म हो जाती है और साथ ही साथ नुसरत शाह, जो बंगाल के शासक है नुसरत शाह, उससे बाबर की संधि होती है। उसके बाबर और बाबर के बीच संधि होती है कि दोनों एक दूसरे के शत्रुओं को कभी भी पनाह नहीं देंगे। ठीक है, सजेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में बाबर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर्स थे, पहले तो उसने पानीपत के पहले 5 अटैक कर चुका था, लेकिन पानीपत, फिर वार ऑफ पानीपत, देन वार ऑफ खानवा, देन वार ऑफ चंदेरी, देन लास्ट वन इज वार ऑफ घाघरा। इन चारों युद्धों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, खासकर पानीपत की लड़ाई के बारे में। ओके, इसके बाद भारत में मुगल सत्ता की नींव पड़ जाती है और स्थायित्व तो ले लेते हैं। 1530 आते आते जो बाबर का क्षेत्र होता है, देखिए उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में मालवा तक और पूरब में सिंध से लेके पश्चिम में सिंध से लेके इधर बिहार तक एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, यहां तक उसका एरिया एक्सटेंड हो जाता है। इसके बाद बाबर अपने सबसे प्रिय पुत्र हुमायूं को संभल की कार्यभार देते हैं या सूबेदारी देते हैं, संभल का कार्यभार उसके अंडर देते हैं। लेकिन हुमायूं को उसी समय एक बीमारी लग जाती है। अब ज़्यादा देखिएगा, एक हुमायूं को बीमारी लग जाती है जिसके कारण वह बीमार हो जाता है और कई चिकित्सीय परिणामों के बावजूद भी हुमायूं सही नहीं हो रहा था, रिकवर नहीं कर रहा होता है। क्योंकि बाबर का सबसे प्रिय पुत्र होता है हुमायूं, तो बाबर भी काफ़ी परेशान हो जाता है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र और सबसे सर्वाधिक प्रिय पुत्र के बीमार होने बाबर काफ़ी घबरा जाता है, सारे ट्रीटमेंट कर लेता है, दवा दुआ सब कुछ कर लेता है। तो उसका एक फ़कीर होता है, नामी फ़कीर होता है, नाम होता है अबू बाका, ऐसे कुछ अबू बाका ऐसे कुछ नाम होता है। इसके पास जाके मदद मांगता है कि शायद कोई दुआ ही काम कर जाए। तो अबू बाका कहता है हुमायूं को ऊपर वाले से भीख मांगनी चाहिए और अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु दान करनी चाहिए। ठीक, अब उसका कहने मतलब समझ को, कि अब हुमायूं नहीं बचेगा, उसको बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो ऊपर वाले से भीख मांगे और अपने सर्वाधिक प्रिय वस्तु दान में दे। बाबर ये बात सुनता है और उसने वो अपने आप से कहता है कि बाबर का सबसे प्रिय मैं ही हूँ, स्वयं हूँ। तो वो क्या करता है, बाबर अपने स्वयं को कहता है हे परमेश्वर स्वीकार करो। ऐसा कहते हुए बाबर की जो शैया होती है, जहाँ बाबर सोया होता है, उसके 3 या 4 फेरे लगाता, परिक्रमा लगाता है और कहता है कि हे ईश्वर, मैं इसकी बीमारी मुझे दे दो, मैं आपके पास सहर्ष आ रहा हूँ। ठीक है, आना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही कहा जाता है, ऐसे एक सिर्फ कहानी मात्र है कि बाबर तभी से बीमार पड़ जाता है और हुमायूं रिकवर कर जाता है। और बीमार पड़ते पड़ते 26 दिसंबर 1530 को बाबर की 47 साल की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु से पहले वो हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ठीक है, मृत्यु से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, यहां से देखते हैं 1483 में एक बालक नन्हा सा पैदा होता है। उसके बाद किस तरह वो समरकंद ताशकंद सब पे करते हुए पूरी तरह से हताश होकर काबुल हत्या था। फिर उसके बाद भारत आता, भारत में कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है और उसके बाद एक अच्छी कहानी का एक रौद्र रस का एक दुखद अंत हो जाता है। उसके बाद वो अपना कुल मिला के जो उसने इतनी मेहनत की थी, जिस साम्राज्य को बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, उसको वो भोग नहीं पाता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जो मृत्यु के बारे में अलग अलग राइटर्स ने अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। जैसे डॉक्टर R.S. शर्मा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर R.N.R.P. त्रिपाठी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मैं बताता हूँ इसको। और इसके बारे में डॉक्टर R.N. त्रिपाठी, डॉक्टर राम शर्मा का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, डॉक्टर राम शर्मा का अपना पॉइंट, सभी इतिहासकार हैं। और इसमें गुलबदन बेगम ने अपनी, ये हुमायूं की पुत्री थी, अब इसने अपनी एक वो लिखी है, पुस्तक लिखी है हुमायूं नामा। जब हम हुमायूं पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी है, उसमें इसने कहा है
कि बाबर की मृत्यु किसी बीमारी से नहीं हुई है, बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां ने जो उसको विष दिया था उससे हुई थी। ठीक है, विष के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। रटोराम शर्मा ने कोलकाता रिव्यू एक पत्रिका है, रिव्यू 1936 की बात है, रिव्यू में अपना एक ब्लॉग लिखा था, उसमें कहा था ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय तथ्य, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं तो एक बीमारी दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा जस्ट ए मिनट, ऐसा बीमारी एक बीमारी दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं। ये 1936 का ब्लॉग है, उसमें इन्होंने ऐसा लिखा है। आर.पी. त्रिपाठी ये कहते हैं कि भारत बाबर की मृत्यु किसी इस तरह नहीं होती, बाबर की मृत्यु होती, वो युद्ध बहुत लड़ रहा था, तो अपने व्यस्तता के कारण उसके शरीर को प्रॉपर आराम नहीं मिलता है, और भारतीय गर्म जलवायु को उसका बॉडी सहन भी नहीं कर पाती है, इस कारण इसकी मृत्यु हुई थी। जबकि आर.एस. शर्मा लिखते हैं कि वो जो बाबर की मृत्यु बीमारी से हुई थी, लेकिन वो उसकी स्वयं की बीमारी थी, किसी की दान में दी हुई स्वयं की बीमारी थी, किसी और की बीमारी नहीं होती। ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। ये जब डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं तो इसलिए लिख देने से और अच्छे आपको मार्क्स आप मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी समरी देखते हैं। फिर 1483 में बाबर फरजाना की गद्दी फरजाना के जन्म लेता है, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होने के बाद 1494 में वो गद्दी पर बैठता है। 1500 तक वो समरकंद लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्थिति आ जाती है कि वो समरकंद ना हाथ में बचता है ना फरजाना हाथ में बचता है। 1504 के आसपास उसको खाना बदो जीवन जीता है। उसके बाद धीरे धीरे 1511 के आसपास ये काबुल पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1515 तक ये कई राज्य जीतता है, और उसके बाद हार जाता है, ईरान की शाह की मदद जीतता है, ओसिया संप्रदाय एक्सेप्ट करता है, इसके कारण वो सारे उसके हाथ से निकल जाते हैं। इसी बीच जब दौलत खान लोधी का इनविटेशन मिलता है, उसको दौलत खान लोधी का इनविटेशन बाद में मिलता है, जब वो तैमूर की कहानी उसको मिलती है कि पंजाब में अपने प्लॉट्स कुछ पड़े हुए हैं, और भारत की वैभवता का पता चलता है तो भारत पर अटैक करता है। 1590 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध पहला अटैक करता है, इसके बाद 5 अटैक करता रहता है। दौलत खान लोधी और राणा सांगा के इनविटेशन में पानीपत के आता है, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है। उसके बाद खानवा के विरुद्ध लड़ा जाता है, फिर चंदेरी, देन लास्ट वन इज घाघर के विरुद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो नया शासक आता है हुमायूं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हुमायूं का मुगल वंश में कुछ खास टाइम पीरियड नहीं रहा है जितना, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सिर्फ एक ही वीडियो का प्रोडक्शन होगा, उसको हम चर्चा करेंगे। तो ये 2 वीडियो पढ़ने के बाद आपको इस बात को रियलाइज हो गया होगा कि बाबर से संबंधित अब इसके बाद आप किसी भी बुक को उठाइए, फैक्चुअल, वन लाइनर, किसी तरह बुक क्वेश्चन उठाइए, अब आपको इसके पढ़ने के बाद इंटरेस्ट जागेगा जब आप बाबर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ऐसे अगर वन लाइनर आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, तो क्या कौन से युद्ध का क्या कारण बनना था, इसके बारे में जब तक आप इंटरनली आप एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको सही प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलिए आज की हम लोग फाइनल स्लाइड पढ़ते हैं पूरी समरी के तौर पे। जो फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, हम अब बाबर की वो बातें जानने की कोशिश करेंगे जो बुक्स में नहीं मिली, जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या उसने साहित्य पर चर्चा की थी, इतिहास में उसका क्या स्थान होता है, वो सैनिकों के प्रति कैसा बर्ताव करता था, भारतीय जनता के प्रति कैसा बर्ताव था, धार्मिक दृष्टि से उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उन सब पॉइंट्स ऑफ व्यू पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं आज की फाइनल लास्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग बाबर का कैरेक्टर स्केच करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उसके बाद देखिए 26 दिसंबर 1530 को बाबर की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, बाबर की अंतिम इच्छा होती है कि उसे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन तात्कालिक रूप से उसे आगरा में आराम बाग, जिसे हम लोग कहीं 4 बाग में लिखा रहता है, आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन उसकी विधवा पत्नी कौन थी, मुबारक यूसुफ जई। जब शेरशाह के सामने सामना होता है, तो उस दौरान की ही बात है, शेरशाह टाइम की बात है। हुमायूं शेरशाह के जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो चर्चा आएगी, तो उसी टाइम उसकी जो अस्थियां होती हैं उसको वो काबुल में दफनाती है। ठीक है, यही बाबर की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी जो अस्थि उसको जो दफनाया, जो काबुल में दफनाया जाए, लेकिन अब तो हो चुका था जो होना था, इसके बाद अब वो काबुल में दफनाया गया उसको। ठीक है, अब यहाँ से बाबर का चैप्टर होता है खत्म।
अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को करते हैं। देखिए अब कैरेक्टर स्केच करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहा जाता है बाबर के बारे में, अगर एक सैनिक के रूप में देखा जाए, पूरे सैनिक प्रशासक सबके रूप में देखा जाए, तो कहा जाता है कि बाबर एशिया के सभी सैनिकों में या सभी शासकों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसका उस अपनी मातृभूमि के साथ तो सिक्का नहीं चला था, लेकिन भारत में आके इसने अपना लोहा मनवा लिया था। कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन उसने एक अच्छा साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसी के एक कुटुंबी है जिसका नाम है मिर्जा हैदर। मिर्जा हैदर उसने अपनी रचना कुछ तारीखें करके है, तारीखें रहीदी ऐसे कुछ है, मुझे नाम नहीं याद है। तो उसमें लिखा है इसने कि बाबर में अनेक विशेषताएं और गुण विद्यमान थे, अनेक विशेषताएं गुण विद्यमान थे, लेकिन जो मुख्य तौर पे थे वो उसकी मानवता और वीरता थी। जो मुख्य थे वो मानवता और वीरता थी। सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे जो अभी हम बोलते जा रहे हैं, मानवता और वीरता थी। तारीखें रशीदी ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, तारीखें रशीदी ऐसे कुछ नाम है, मिर्जा हैदर ने अपनी बुक में लिखा। तो बाबर के बारे में अब देखिए, अब जब बाबर का साहित्यिक परिचय देखने में आता है, साहित्य के में इसमें क्या कार्य किया, तो शायद में देखिए उसने बाबरनामा लिखी, बाबरनामा लिखी, ठीक। रसाल उल उपज ऐसे कुछ नाम है, रसील उल उपज या रसाल उल उपज ऐसे कुछ नाम है, ये इसने लिखा था, ओके। और क्या था, दीवान नाम के काव्य संग्रह भी लिखा था, काव्य संग्रह लिखा था, दीवान नाम से काव्य संग्रह था, ठीक है, कविताओं का संग्रह था। अब इसने जो ये बाबरनामा लिखी, ये सब लिखी तुर्की भाषा में लिखी, लेकिन उसने कुछ कविताएं फारसी भाषा में लिखी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शासक जो तुर्की और फारसी दोनों में कविताएं लिखता था, तो बाबर था। फारसी में भी इसने कुछ कविताएं लिखी है, ओके। अब देखिए इसने मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी इसे माना जाता है। मुबैयान पद्य शैली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पद्य शैली का जन्मदाता भी इसे माना जाता है, ओके। अब जब बाबरनामा पे कंसंट्रेट करते हैं, बाबरनामा देखिए, बाबरनामा के अन्य नाम है तुजुक ए बाबरी, जो रियल नेम है वो यही है, तुजुक ए बाबरी, रियल नाम यही है, ठीक है। और वाकियाते बाबरी भी कहा जाता है, वाकियाते बाबरी भी कहा जाता है, ओके। इसको देखिए सबसे पहले जो ये मूल रूप में तुर्की भाषा में लिखी गई है, और इसको जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने अनुवाद किया था, फर्स्ट पायंद खान ने। सबसे पहले तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था पायंद खान ने, और फिर सेकंड नंबर पे आए थे अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। ठीक है, पूरी डिटेल में बता रहा हूं आपको, कोई भी कंफ्यूजन किसी के बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। देखिए इंग्लिश में जो इनको ट्रांसलेट किया गया था वो किंग थे, एस्क्रिन और लीडन, ये तीन नाम बताए जाते हैं। लेकिन तीनों ने जो अनुवाद किया था वो इसको फारसी से अनुवाद किया था, लेकिन जो तुर्की से अनुवाद इसमें इंग्लिश में किया था, तुर्की से इंग्लिश में अनुवाद वो किया था मिसेज बेवरिज, और यही अनुवाद सबसे ज्यादा प्रमाणिक भी माना जाता है, ओके। बाबरनामा के बारे में इतनी डिटेल मैंने बताई। अब बाबरनामा में भारत के बारे में काफ़ी बाबर ने भारत में काफ़ी बहुत ही निगेटिविटी वाली बातें लिखी हैं कि इतने लोग गरीब होते थे, जलवायु अच्छी नहीं थी, बहुत मतलब दास प्रथा ये विद्वान थी, वो कह रहे एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव पेपर के हिसाब से। तो मैंने वो सब बातें नहीं बताई है बाबरनामा में, कि क्योंकि इसके बारे में बाबर, ये अगर पूछा जाए कि भारत के बारे में निगेटिविटी, भारत के बारे में कैसे विचार दिए, तो अच्छे विचार बाबरनामा बाबर ने नहीं दिए। बिल्कुल मिला के भारत की बुराई की है, संक्षेप में इतना समझिए, ओके। और आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक देखिए, थोड़ा सब में शॉर्ट देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद और देखते हैं धार्मिक दृष्टि से, अगर देखें धार्मिक दृष्टि से, तो धार्मिक दृष्टि से वो एक सुन्नी मुसलमान था, ठीक। लेकिन उसने कभी भी अपनी धार्मिक कट्टरता को अपने स्वभाव में हावी नहीं होने दिया, उसके कार्य में उसकी कभी भी धार्मिक कट्टरता हावी नहीं हुई। यही कारण था कि उसकी डिप्लोमेसी थी कहीं हद तक कारगर सिद्ध होती थी, तभी तो ईरान के साथ उसने दोस्ती कर ली थी, क्योंकि अगर सुन्नी मुसलमान कट्टरता होता तो ईरान से साथ से दोस्ती नहीं कर पाता। भारत में भी कई राजपूत शासक उसके साथ मिल गए थे, इसीलिए क्योंकि उसके धार्मिक कट्टरता उसने अभी भी अपने जीवन में हावी नहीं होने दी। लेकिन भारतीय राजाओं के संदर्भ में उसने
धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, इंटॉलरेंस की नीति अपनाई थी। क्यों? क्योंकि देखिए राणा सांगा के अगेंस्ट उसने जिहाद का नारा दिया था, और साथ ही साथ धर्म ये कहा जाए कि राणा सांगा को काफिर के रूप में डिफाइन करते हुए खुद गाजी की उपाधि धारण की थी। यही पॉलिसी उसने मेदिनी राय के अगेंस्ट भी अप्लाई की थी। तो मेदिनी राय के अगेंस्ट भी अप्लाई की थी, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में इसने धार्मिक कट्टरता अप्लाई की थी। ओके, धार्मिक कट्टरता का रूप दिखाया था कि कहीं कहीं, तभी हमने बताया था कि सिर्फ युद्ध के समय ही ये वायलेंट होता था, अन्य जीवन में ये नॉर्मल रहा। लेकिन नॉर्मल जीवन में तो उसने कट्टरता नहीं दिखाई, लेकिन युद्ध के टाइम उसने कट्टरता अपनी दिखाई थी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी बताया जाता, कुछ पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट्स मैं कहता सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हैं। मेरी जो नॉलेज है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक, इंटरनेट, यानी कि कितने भी सोर्स है उससे मैंने जो रिलायबल सोर्सेज होते हैं उन्हीं से मैं कलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो यदि कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको गलत लगता है तो मुझे तुरंत ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हुए, जो कट्टरता को बढ़ाते हुए ऐसा कुछ बताते भी हैं कि अयोध्या में किसी स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर इसने एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, ऐसा बाबर के विषय में बताया जाता है। ओके, अब देखें, धार्मिक कट्टरता हो गया, धार्मिकता हो गई। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात देखिए, ये कौन सा समझने वाली कोशिश है। नॉर्मल जीवन में तो बाबर इतना कट्टर नहीं था, लेकिन जब युद्ध की बात आती है, मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि धार्मिक नॉर्मल जीवन में तो काफी नैतिकता परक इंसान था, लेकिन जब युद्ध की बात आती तो वो काफी वायलेंट हो जाता था। उसके सैनिक युद्ध के बाद विरोधियों के सिर काट के एक पिरामिड की शेप में बना देते थे। ओके, तो और आगे देखते हैं, धार्मिकता की बात होगी। अब देखिए, सैनिक की दृष्टि से देखा जाए तो इसने, जैसा कि बचपन से उसने युद्ध ही लड़े थे, हर तरह की टेक्निक्स आती थी युद्धों की, तो इसी कारण वो कहा जाता है कि एक कमाल का निशानेबाज था, एक प्रशंसनीय घुड़सवार था, एक अच्छा अश्वारोही था, एक कहा जाए एक आउटस्टैंडिंग शिकारी भी था। सैन्य गुण उसमें सभी विद्यमान थे, इसी कारण वो सभी युद्ध लगातार जीत रहा, और जीवन भर उसने भारत में आके इतना अंपायर खड़ा किया। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है कि इसकी तुलना चंगेज और तैमूर से नहीं कर सकते, क्योंकि और साथ ही साथ राणा सांगा से भी नहीं की जाती, क्योंकि ये भले ही कितना भी बड़ा सैन्य हो, लेकिन शुरुआती स्टेज पे काफी असफलताएं मिली थी। लेकिन ये जो तीनों जितने भी वॉरियर्स थे, इनको कभी भी इस स्तर की असफलताएं नहीं मिली थी जिस तरह से कि बाबर को असफलताएं मिली थी। वो भले कि बाद में आके भारत में आके इसका स्थान बदल गया था, लेकिन शुरुआती स्टेज पर उसको भारी असफलताएं मिली थी। ठीक, अब एक प्रबंधक के तौर पर देखा जाए तो प्रबंध यानी कि एक राजा के तौर पर देखा जाए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूं कि बाबर एक अच्छा योद्धा तो था, लेकिन एक अच्छा कमांडर तो था, लेकिन कभी भी अच्छे एक शासक नहीं बन पाया। यही कारण था कि उसका शासन अंपायर तो बढ़ रहा था, लेकिन कभी भी उसका राज्य संगठित नहीं हो पाया। क्योंकि इस बारे में एस्क्रिन ने लिखा है कि बाबर का साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों का एक संगठित रूप था और शासन प्रणाली की दृष्टि से यह काफी असंगठित था, क्योंकि बाबर का साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों का एक समूह था जो शासन प्रबंध की दृष्टि से बहुत ही असंगठित था। और साथ ही साथ सीमांत और पर्वतीय क्षेत्र के कई राजा तो इसकी अधीनता सिर्फ नाम मात्र के लिए ही स्वीकार करते थे। मतलब कुल मिला के प्रबंध के तौर पे इसको 10 में 1 नंबर बस मिलेगा। ओके, तब प्रबंध, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, शासक नहीं अच्छा था। और क्यों नहीं अच्छा था? क्योंकि इसने कभी विचार ही नहीं किया कि शासन किया कैसे जाता है। शासन करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अर्थ, पैसा। आपके पास जब तक रेवेन्यू नहीं होगा आप शासन प्रणाली को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सौभाग्यवश इसको रेवेन्यू तो मिलता है, दिल्ली और आगरा का रेवेन्यू तो मिल जाता है, लेकिन ये मूर्खतावश उसको लुटा देता है क्योंकि जब वो कलंदर की उपाधि धारण करता है तो देखिए पूरे जनता में वो धन को लुटा देता है। इस कारण पूरा धन भी चला जाता है और उसके बारे में उसको कुछ नहीं मिलता है। इसी पॉइंट को अब आगे बढ़ाते हुए रसबुर्क लिखते हैं, ठीक है, रसबुर्क लिखता है कि इसने बाबर हुमायूं के सामने एक ऐसा असंगठित राज्य छोड़कर जाता है जो सिर्फ युद्धकालीन परिस्थितियों में ही संगठित है। शांति
शांति काल की स्थितियों में वो निर्बल और निकम्मा है। एक बार फिर से बताता हूं कि बाबर हुमायूं के लिए एक ऐसा राज्य छोड़ के जाता है, एक ऐसा साम्राज्य छोड़कर जाता है जो केवल युद्धकालीन स्थिति के लिए ही संगठित है। शांति काल के लिए वो बहुत ही निर्बल और निकम्मा है, ठीक। क्योंकि युद्ध तो तुम लड़ लोगे, लेकिन जब अमूमन जब शासन प्रशासन की दृष्टि से आपके पास कुछ है नहीं, धन है नहीं, तो आप कैसे शासन प्रशासन करोगे। तो बाबर एक अच्छा कमांडर तो था, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी नहीं बन पाया। तो इन सब पॉइंट देखिए, हम लोगों ने उसकी धार्मिक दृष्टि देखी, ठीक है। अच्छे गुण तो विद्यमान थे, वीर भी था, मानवता भी था, जनरल। अब देखिए मानवता की जब बात करते हैं तो सैनिकों के प्रति काफ़ी आम जनता और सैनिकों के प्रति काफ़ी उदार भी रहा है। ऐसी बात नहीं उदार नहीं रहा, क्योंकि सैनिकों की बात जब आती है तो कहा जाता है कि एक बार सैनिक पार कर रहे थे तो रात में जब एक जगह फंस जाते हैं तो वहां पे गुफा में बाहर हिमपात हो रहा था, तो सारे सैनिक गुफा में छुप जाते हैं। तो बाबर बाहर ही रहता है। अपनी बाबरनामा में ऐसा उसने लिखा है कि सैनिक मुझे बार बार अंदर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, और क्योंकि राजा कष्ट सहेगा तभी उसके सैनिक उत्साहित होंगे, और जब राजा आराम करेगा तो वो सैनिक हतोत्साहित हो जाएंगे। इसी कारण उसने बाबरनामा में लिखा है कि बर्फ की 3 परतें मेरे ऊपर रात भर में चढ़ गई थी। वो बात अलग है कि बाबरनामा में उसने अपने आप को गर्व धारण करते हुए लंबी लंबी फेंकी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसके बारे में ये बात सही भी मानी गई है, ठीक। और दूसरा एक दूसरे में जब वो पहला अटैक करता है और यूसुफ जाई जाते के विरुद्ध, तो बाजौर के आगे बढ़ता है। जब भैरा नामक किले पे, दुर्ग पे वो जगह पे अधिकार कर लेता है, तो वहाँ पे अपने सैनिकों को कहता है ना कि यहाँ की जनता को आप किसी तरह के वायलेंस नहीं करेंगे, यहाँ पशु पक्षी जितने भी हो किसी तरह किसी को कष्ट नहीं देंगे। लेकिन कुछ सैनिक वहाँ पे जनता से वायलेशन करते हैं, तो उन सैनिकों को ये मृत्युदंड दे देता है, ठीक है। कहने को तो ये अगर मतलब कुल मिला के यदि इसके रूल्स मानोगे तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं, यदि रूल्स हमारे नहीं मानोगे तो हम बहुत बुरे इंसान हैं, ठीक। वही सही के सही, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, वही वाला सीन। तो मानवता और वीरता को तो हम देख ही चुके हैं, इतने सारे युद्ध जीते हैं काफ़ी। ये सब देखिए, ये जो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है, ये बोलने और सुनने में ही बोलने और सुनने में ही ज़्यादा प्रॉपरली डील होते हैं। अगर मैं इनको लिखने होगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ओके। तो रशबर्ग ने लिखा था कि बाबर हुमायूं के लिए एक ऐसा राज्य छोड़ के जाता है जो सिर्फ युद्धकालीन परिस्थितियों में संगठित है, और शांति काल में वो युद्धकालीन परिस्थितियों में ही संगठित है। शांति काल में वो निर्बल और निकम्मा है। अब इन सब पॉइंट्स को देखते हुए जब समरी के तौर पे लिखते हैं, जब हम लोग समरी के तौर बाबर की समरी लिखते हैं, तो ये देखते हैं कि बाबर का अपनी मातृभूमि के इतिहास में कोई भी स्थान नहीं है। मातृभूमि के देखिए, जो इसकी मदरलैंड थी उसमें तो इसको कोई इज्जत ही नहीं मिली जीवन भर, आपने देखा भी, इसके जीवन में कोई भी इज्जत इसको नहीं मिली, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब जब काबुल की बारी आती है, मतलब अफगानिस्तान की बारी आती है, तो भी इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि इसने अफगानियों को भारत में पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था। इससे अफगान नाराज हो गए थे, इसके अफगानिस्तान में उसका कोई विशेष स्थान नहीं, अफगानिस्तान के इतिहास में भी इसका कोई विशेष स्थान नहीं है। अब जब इंडिया की बात आती है तो भी इसका कोई विशेष स्थान नहीं पाया जाता है, नो। लेकिन अभी देखिए, इसके आगे भी लिखते हैं कि यदि भारत के भी इतिहास में इसका कोई शेष इतिहास नहीं होता, यदि हुमायूं के बाद जो मुगलों के हाथ से भारत की सत्ता छिन रही थी, वो बाबर का पोता अकबर संभालता नहीं। तो बाबर के बाद जब हुमायूं के हाथ से शेर शाह सूरी का लड़ाई होती है, तो हुमायूं के हाथ से सत्ता निकल रही होती है, लेकिन उसके बाद जब अकबर आता है तो वो एक सत्ता संभाल लेता है, और शासन के साथ साथ शासन प्रशासन हर दृष्टि से अपनी शासन पद्धतियों को डेवलप करता है, और लगभग 200 सालों तक मुगल शासन को इस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। इसी कारण तो आज जो हम लोग देखते हैं, लाल किला है, ताजमहल है, वो अकबर के बाद ही, यहाँ तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना डेवलपमेंट। देखिए, बाबर से हुमायूं तक के कोई डेवलपमेंट नहीं होते हैं, अकबर के बाद ही जो डेवलपमेंट्स होना शुरू होते हैं, वो हम लोग आज के इतिहास में मुगल काल में पढ़ते हैं, वही तो बेस है मुगल काल का। बाबर तो सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज पे है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि बाबर का पोता अकबर मुगल काल को पुनः स्थापित ना करता, तो हम लोग बाबर के इतिहास को भी पढ़ना ही पड़ते। भारतीय इतिहास में बाबर का कोई विशेष स्थान ना होता, क्योंकि हम लोग को अकबर पढ़ना है, इसीलिए हम लोग को बाबर को पढ़ना पड़ता है। सामरिक तौर पर बताते हैं कि भारत में
भारत में मुगलों का शिलान्यास या नींव का पत्थर, शिलान्यास या नींव का पत्थर तो बाबर ने रखा था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक, देखिए हो सकता है यहाँ पे आपको दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, इसका वास्तविक संस्थापक या मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना, मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो अकबर माना जाते हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य को जो शिलान्यास किया था, इनॉग्रेशन किया था, वो बाबर ने किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट जो अगर ये समरी है तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखने में काफ़ी मददगार सिद्ध होती है। उसका फिर भी मैंने शॉर्ट में बताया, जितना हो सका उतना शॉर्ट में मैंने करने की कोशिश किया। धार्मिकता के बारे में बताया, सैन्य संगठन के बारे में बताया, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों पर चर्चाएं की हैं, देखिएगा ध्यान से आप। प्रबंध के बारे में बताया, ठीक, राज्य तो उसने अच्छा जीता लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और साहित्यिक पर चर्चा की थी, और उसकी मिर्जा हैदर के बारे में, दो उसकी वीरता, सैनिकों को रक्षा भी करता था और सैनिकों को दंड भी देता था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बाबर के बारे में काफ़ी डिटेल में सब कुछ पढ़ा। उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बाबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक कंप्लीट एनालाइज इन दोनों वीडियोज़ में मिला होगा। इसके बाहर उम्मीद है और कुछ नहीं होगा। यदि होगा तो मैं बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, आप उसमें और थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, चुन के मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, उसमें आपको छोटे छोटे वीडियो होंगे, उसमें आपको और इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाबर हम लोगों ने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हुमायूं पे चर्चा करेंगे, एक नया चैप्टर होगा, एक नए जोश के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हुमायूं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि कोई प्लस पॉइंट हो, नेगेटिव माइनस पॉइंट हो, उसको भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट।